नमस्कार दोस्तों, अब हम अलंकार शास्त्र के बाद में छंद शास्त्र की ओर बढ़ते हैं। छंद शास्त्र का विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, छंद किसे कहते हैं? छंद वह पद्यात्मक रचना है जो निश्चित वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण में आबद्ध होती, उसे छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? वह पद्यात्मक रचना है जो निश्चित वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण में आबद्ध होती है, उसे हम छंद कहते हैं। यानी वह पद्यात्मक रचना जो निश्चित वर्णों में, निश्चित मात्राओं में, निश्चित चरण होते हैं, निश्चित स्थान पर उसकी तुक होती है, चरण के अंत में निश्चित स्थान पर यति होती है और गति गण में आबद्ध होती है, उसे छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माने जाते हैं? पिंगलाचार्य को माना जाता है। आप देखो, हम जो परिभाषा में हमने अध्ययन किया है कि वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहला आता वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। और वर्ण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अर्थात वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों का निर्धारण कैसे करें? अर्थात वर्णों का निर्धारण स्वरों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? स्वरों के माध्यम से होता है, क्योंकि स्वरों की मात्राएं लगती हैं। देखो, हमने एक शब्द लिया है यहाँ पर रमेश। अब रमेश में हम वर्णों का निर्धारण करें तो र, म और स तीन वर्ण हैं। यहाँ पर कितने वर्ण हैं? तीन वर्ण हैं। और मात्राओं की संख्या कितनी है? यहाँ पर लघु और इसमें अय है, तो यहाँ पर गुरु और स क्या है? लघु। इस प्रकार से मात्राओं की संख्या कितनी है? 4 है। और वर्णों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इस प्रकार से वर्णों का निर्धारण स्वरों के माध्यम से करते हैं। तो रमेश में 3 वर्ण हैं और मात्राएं 4 हैं। इस प्रकार से छंद शास्त्र वह रचना होती है जो निश्चित वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण में आबद्ध होती है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य को माना जाता है। और वर्ण जो परिभाषा में हमने 4-5 शब्द लिए, वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण। ये वर्ण, मात्रा, चरण, तुक, यति, गति और गण, इन चीजों के बारे में, इन बातों के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि ये क्या होते हैं। यानी छंद सबसे पहली बात तो पद्यात्मक रचना में होता है, अर्थात कविता में या काव्यांश में छंद होता है और उसमें निश्चित वर्ण होते हैं, निश्चित मात्राएं होती है, निश्चित चरण होते हैं, निश्चित स्थान पर तुक, निश्चित स्थान पर यति और गति और गण होते हैं, उसे हम छंद कहते हैं। और छंद में सबसे पहले हमने वर्ण पढ़ा। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है और वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। वर्णों का निर्धारण स्वरों से होता है। वर्णों का निर्धारण किससे होता है? स्वरों से होता है। जैसे मैंने एक शब्द लिया हमने रमेश, और रमेश में हमने वर्ण देखे तो यहाँ पर 3 वर्ण है, र, म और स। र, म और स। और मात्राओं की संख्या यहाँ पर 4 है। देखिए, आगे देखते हैं मात्रा। दूसरे नंबर पर हम मात्रा पढ़ रहे हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समूह को मात्रा कहते हैं। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समूह को क्या कहेंगे? हम मात्रा कहेंगे। अर्थात जो स्वरों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। जैसे मात्राएं 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लघु और एक गुरु। अर्थात एक ऋस्व वर्ण की और एक दीर्घ वर्ण की मात्राएं होती है। ऋस्व वर्ण की जो मात्रा होती है उसे लघु कहते हैं और दीर्घ वर्ण की जो मात्रा होती है उसे गुरु कहते हैं। ऋस्व वर्ण की मात्रा, छोटे वर्ण की मात्रा तो लघु कहलाएगी और दीर्घ वर्ण की मात्रा क्या कहलाएगी? गुरु कहलाएगी। छंद शास्त्र में से हम लघु को 1 गिनते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? लघु की 1। और गुरु की संख्या को इस चिन्ह से हम इसे चिन्हित करते हैं और इसकी गुरु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। गुरु की संख्या अर्थात लघु को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं और गुरु को हम इस एस आकार के चिन्ह से
प्रदर्शित करती है। लघु की संख्या 1 और गुरु की संख्या 2 मानी जाती। अब बात आती है कि मात्राओं का निर्धारण कैसे करें। छंद शास्त्र में मात्राओं का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे। देखिए आप तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं मात्राओं का, दूसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं मात्राओं का निर्धारण कैसे करें। तो मात्राओं का निर्धारण स्वरों से होता है। सबसे पहली बात किससे होता है? मात्राओं का निर्धारण स्वरों से होता है। दूसरे नंबर पर इसकी शर्त है कि ऋस्व स्वरों की मात्रा लघु होती है। ऋस्व स्वरों की मात्रा क्या होती है? लघु। और दीर्घ स्वरों की मात्रा गुरु होती है। दीर्घ स्वरों की मात्रा क्या होती है? गुरु होती है। ऋस्व स्वरों की मात्रा लघु और दीर्घ स्वरों की मात्राएं गुरु होती है। जिस प्रकार से हमने यहाँ शब्द लिखा है रानी। अब र में आ की मात्रा, तो आ की मात्रा क्या है? दीर्घ है। तो इसे इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करेंगे। एस आकार का जो चिन्ह है इससे हम प्रदर्शित करेंगे। और न में भी क्या है? बड़ी की मात्रा थी, ये भी क्या है? गुरु मात्रा। और गुरु मात्रा को या दीर्घ मात्रा को हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें मात्राओं की संख्या कितनी होगी? इसकी संख्या 2 और इसकी संख्या 2। इस प्रकार से कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। दूसरा लिया हमने रमेश। अब रमेश में र आ स्वर है और आ स्वर क्या होता है? विश्व होता है, इसलिए इसकी मात्रा लघु। और म में ए स्वर है और ए क्या होता है? दीर्घ होता है, अर्थात इसकी मात्रा गुरु। और स में भी क्या है? अ मिला हुआ। स में भी क्या है? अ है, इसलिए यहाँ पर क्या है? इसकी मात्रा लघु। इस प्रकार से यहाँ पर वर्ण 3 और मात्राओं की संख्या 4 है। यहाँ पर देखिए आप आजाद शब्द जो अगला शब्द है उसमें देखिए आप आजाद। आजाद में क्या है? आ है। आ क्या है? गुरु वर्ण है, अर्थात दीर्घ वर्ण है। और दीर्घ वर्ण की मात्रा कैसी होती है? गुरु। ऐसी। और जा, ज में क्या है? आ की मात्रा है, इसलिए इसकी मात्रा भी क्या होगी? गुरु। और द में क्या छिपा हुआ? अ स्वर जो ऋस्व स्वर है, इसलिए इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? लघु हो जाएगी। लघु मात्रा को हम खड़ी पाई की तरह 1 से प्रदर्शित करते हैं और गुरु मात्रा को हम एस आकार से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मात्राओं की संख्या हो जाती है 5। आगे देखिए तीसरे नंबर पर हम देखते हैं मात्राओं में आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण। आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या होता है? गुरु होता है। जहां भी आधा वर्ण आता है उसके तुरंत पहले वाला जो वर्ण है वो क्या होगा? गुरु होगा। आधे अक्षर या आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। छंद शास्त्र में आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या होगा? गुरु होगा। जैसे हमने लिया परंपरा, प में अ है, विश्व मात्रा है, अर्थात लघु से प्रदर्शित करेंगे। र में अ है, लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है? म आ रहा। हमने नियम पढ़ा है कि आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है? गुरु। अर्थात आधे वर्ण के पहले वाला र क्या मान लेंगे हम? गुरु मान लेंगे। और प लघु है और र में आ है, तो ये क्या हो गया? गुरु। इस प्रकार से हमें आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण क्या मानना है? गुरु मानना। जैसे यहाँ पर न है, न के न आधा वर्ण है और आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण जो स है उसे हमने क्या मान लिया? गुरु। और यहाँ पर ओ की मात्रा है तो ये अपने आप गुरु और ये लघु। इस प्रकार से यहाँ भी आधे अक्षर के पहले वाला वर्ण क्या है? गुरु। और ये लघु हो जाएंगे। यहाँ पर भी आधा अक्षर है तो स क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आधे वर्ण के पहले वाला वर्ण गुरु होता है। ये मुख्य बातें जो हमें छंद शास्त्र में ध्यान रखनी है। ये नहीं कि आधार पर हम मात्राओं की गणना करेंगे, हम मात्रा लगाएंगे। चौथे नंबर पर आता है संयुक्त व्यंजनों के पहले वाला वर्ण लघु होने पर भी गुरु गिना जाता है। जी हाँ, संयुक्त व्यंजन स, त्र, गे, स, त्र, गे और स्र, इन वर्णों के पहले वाला वर्ण लघु है तो भी गुरु गिना जाएगा और गुरु है तो गुरु गिना ही जाएगा। लेकिन इन वर्णों के पहले, इन 4 वर्णों के पहले अगर कोई भी वर्ण आता है, चाहे वो लघु है तो गुरु गिना जाएगा और गुरु है तो गुरु गिना जाएगा। जैसे हमने लिया अक्षय, यहाँ पर स क्या है? संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर होने के कारण अ क्या हो जाएगा? गुरु हो जाएगा। और स क्या रहेगा? लघु। अगर इसमें आ स्वर होता तो ये क्या हो जाता? गुरु हो जाता है। कोई दीर्घ स्वर होता तो ये गुरु हो जाता और ये क्या हो जाएगा? लघु। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप पर, इसमें र है लेकिन कोई आगे वर्ण नहीं, इसलिए प क्या रहेगा? ये आधा ही लघु ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए त में छोटे की मात्रा, लेकिन संयुक्त अक्षर होने के कारण ये गुरु हो जाएगा।
और इसमें भी आस्वर, ये भी गुरु गिना जाएगा। आगे सक्षम, देखो संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर होने के कारण जो स लघु वर्ण है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। और ये लघु क्योंकि इसमें क्या है, ऋषु स्वर है, दीर्घ स्वर नहीं होने के कारण ये लघु रहेगा और ये म लघु। इस प्रकार से संयुक्त अक्षर के पहले वाला वर्ण चाहे लघु हो तो भी क्या गिना जाएगा, दीर्घ गिना जाएगा। 5वें नंबर पर यदि किसी वर्ण पर अनुस्वार लगा हो, क्या लगा हो, अनुस्वार लगा हो, तो वो लघु होने पर भी गुरु गिना जाता। कोई भी वर्ण है और उस वर्ण पर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार लगा हुआ, तो वो हमेशा लघु होने पर भी क्या गिना जाएगा, गुरु गिना जाएगा। जैसे संत हैं, क्या है, संत हैं। अब संत के ऊपर स के ऊपर क्या लगा हुआ, अनुस्वार, ये लघु है फिर भी क्या गिना जाएगा, दीर्घ। और इस प्रकार से दंत है, दंत में क्या लगा हुआ, अनुस्वार लगा हो तो ये गुरु गिना जाएगा और ये लघु। संजय में क्या है, अनुस्वार लगा हुआ है तो ये गुरु और ये लघु। इस प्रकार से किसी भी वर्ण पर छंद शास्त्र में अगर अनुस्वार लगा है तो वो हमेशा गुरु गिना जाएगा। आगे देखते हैं, मात्रा निर्धारण में चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं होता। जी हाँ, चंद्र बिंदु का कोई औचित्य नहीं होता है। छंद शास्त्र में जब मात्राओं का निर्धारण करते हैं तो चंद्र बिंदु का कोई रोल नहीं होता। चाहे वो ऋषु वर्ण के ऊपर आएगा तो ऋषि रहेगा और दीर्घ वर्ण के ऊपर आएगा तो वो गुरु ही रहेगा। अर्थात लघु वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो वो लघु ही रहेगा, उसकी मात्रा एक ही प्रदर्शित होगी। और चंद्र बिंदु अगर दीर्घ वर्ण पर लगा हुआ है तो उसकी मात्रा गुरु ही प्रदर्शित होगी। जिस प्रकार से हस, क्या है, हस है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मात्रा निर्धारण में, इसकी मात्रा लघु ही रहेगी। जैसे यहाँ पर दांत है, यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा हुआ है लेकिन द और उसमें आ स्वर है, इसलिए यहाँ पर गुरु होगा, चंद्र बिंदु का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से आंख, आ स्वर दीर्घ है अर्थात गुरु, इसकी मात्रा होनी, चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं होता। कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा है कि मात्रा निर्धारण में चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं होता। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा है, इस प्रकार से हमने यहाँ देखा है कि मात्रा निर्धारण में चंद्र बिंदु का कोई महत्व नहीं होता है। आगे देखिए, चरण को पद या पाद भी कहते हैं। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। एक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, कम से कम 4 चरण होते हैं। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। और इस एक छंद में कम से कम कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4। इस प्रकार से 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, या फिर यूं ऐसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। कम से कम एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक छंद में कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। इस प्रकार से चरण हमने पढ़ा है। आगे देखिए, तुक। तुक क्या होती है, परिभाषा में जो हमने शब्द पढ़े उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। तुक क्या होती है, चरण के अंत में आने वाली समान ध्वनि को तुक कहते हैं। चरण के अंत में आने वाली जो समान ध्वनि होती है उसे क्या कहते हैं, हम तुक कहते हैं। प्रत्येक चरण के अंत में आने वाली जो समान ध्वनि उसे हम तुक कहते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण पढ़ा था अलंकार शास्त्र में, सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत नाई। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाई। ये क्या है, चरण के अंत में समान ध्वनि आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। क्या कहते हैं, तुक कहते हैं। अगली बात आती है यति। यति का मतलब होता है विराम, अर्थात छंद को पढ़ते समय थोड़ा रुकना है, टहलना ही क्या कहलाता है, यति कहलाता है। छंद को पढ़ते समय थोड़ा रुकना है, टहलना ही क्या कहलाता है, यति या टहलना या विराम कहलाता है। देखिए, यति क्या होता है, यति का अर्थ होता है विराम, अर्थात छंद को पढ़ते समय हम थोड़ा रुकते हैं या टहलते हैं, वहां पर क्या होती है, उसे यति कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, हम यति कहेंगे। अर्थात छंद में 13-13 पर या 12-12 पर 11-11 पर रुकना पड़ता है, टहलना पड़ता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यति कहेंगे। गति क्या होती है, गति। गति का मतलब होता है लय। छंद को पढ़ने की जो लय है उसे हम क्या कहेंगे, गति
कहेंगे। छंद को पढ़ने का जो उतार चढ़ाव है, लय है, उसे हम क्या कहेंगे? गति कहेंगे। गण या समूह, गण को समूह कहते हैं और ये 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? 3 वर्णों का समूह होता है गण में, उसे हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं और गणों की कुल संख्या छंद शास्त्र में कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। गणों की कुल संख्या गणों की कुल संख्या छंद शास्त्र में कितनी है? 8 है। अर्थात गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते। आगे देखिए, गणों का निर्धारण निम्नांकित सूत्र से होता है। अर्थात गणों का निर्धारण हम निम्न प्रकार के सूत्र से करते हैं। देखिए, गणों का निर्धारण हम निम्नांकित सूत्र से करते हैं। सूत्र है कि जिसे हमें याद रखना है, याद करना है। ये माता राजभान सलगा, ये माता राजभान सलगा, ये सूत्र है हमारे। ये माता राजभान सलगा, इसमें पूरे 8 गण समाये थे। इसमें से हम एक एक को निकालेंगे। देखिए आप, पहला निकलता है गण, ये माता। दूसरा है मातारा, यहां से हमने लिया ये माता। उसके बाद में फिर दूसरा लिया हमने माँ तारा। एक एक को छोड़ते जाएंगे और एक एक को प्लस करते जाएंगे। माँ तारा। अब तीसरे नंबर पर जो लेंगे ताराज, क्या लेंगे? ताराज। और चौथे नंबर पर हम लेंगे राजबा। और 5वें नंबर पर लेंगे हम जयभान। क्या लेंगे? जयभान। अब हम लेंगे भानस। क्या लेंगे? 6ठे नंबर पर भानस। और 7वें नंबर पर लेंगे हम नसल। और 8वें नंबर पर हम लेंगे सलगा। इस प्रकार से गणों की संख्या कितनी होती है? गणों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। इस प्रकार से हमने सूत्र से 8 गण निकाले हैं। ये माता को हम यगण कह सकते हैं। प्रथमा अक्षर से इसको उच्चारित किया जाता है, ये यगण है। यानी 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को हम क्या कहेंगे? गण कहेंगे। क्या कहेंगे? गण कहेंगे। 3 वर्णों के समूह को हम गण कहेंगे। प्रथम अक्षर से गण को उच्चारित किया जाता है। ये माता अर्थात यगण। क्या हो जाएगा? यगण। और इसकी मात्राएं देखे तो क्या हो जाएगी? मात्राएं हम लगा लेते हैं। ये लघु है, ये गुरु, ये गुरु। ये गण की मात्राएं, ये तो गण है और ये इसकी मात्राएं हैं। क्या है? मात्राएं हैं। देखिए, ये गण की मात्राएं हैं लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, ये माता। अब दूसरे नंबर पर हम लेते हैं मगण। क्या लेते हैं? मगण। और मगण की मात्राएं तीनों गुरु हो जाएगी। ये गुरु, ये गुरु और ये गुरु। अर्थात मगण की मात्राएं क्या हो जाएगी? गुरु गुरु गुरु। ऐसे प्रदर्शित करेंगे। ताराज तगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गण तगण। और इसकी मात्राएं गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु लघु। आगे है चौथे नंबर पे राजभा से हो जाएगा रगण। क्या हो जाएगा? रगण। और रगण की मात्राएं हैं गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु। इसके बाद में 5वें नंबर पे जबान, जगण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगण। क्या हो जाएगा? गण का नाम जगण। और इसकी मात्राएं हैं लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु। आगे है 6ठे नंबर पर भानस। भानस से क्या हो जाएगा? भगण। क्या हो जाएगा? भगण। और इसकी मात्राएं गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु। आगे है 7वें नंबर पर नसल। नसल से क्या हो जाएगा? नगण। क्या हो जाएगा? नगण। और नगण की मात्राएं हैं लघु लघु लघु, लघु लघु लघु। अब अंतिम और 8वां जो गण है वो हो जाएगा हमारा सगण। क्या हो जाएगा? सगण। और इसकी मात्राएं हैं लघु लघु और गुरु, लघु लघु और
गुरु। इस प्रकार से हमने मात्राओं का निर्धारण भी किया और 8 गणों को हमने उसके सूत्र के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित किया है, यहाँ पर समझा है। देखिए आप, ये माता राजवंश सल का सूत्र है और इससे ही हमने क्या है 8 गणों को निकाला। ये माता प्रथम अक्षर को हम लेते, ये माता, दूसरा हमने यहाँ से मातारा और तीसरा हमने ताराज यहाँ से लिया। इस प्रकार से पूरे 8 गण निकाले और प्रथमाक्षर से उस गण को जाना जाता है और मात्राओं का निर्धारण हमने किया है। ये छंद शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, क्योंकि इनके बिना छंद शास्त्र की तुलना या छंद शास्त्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार से हमें इन चीजों का बड़े गौर से ध्यान रखना और समझना है।